हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउज एकेडमी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नीति आयोग के नए सीईओ के बारे में। तो आइए बात करते हैं। तो नीति आयोग, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं, इसमें नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति हो गई है। अब ये कौन है, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। इसके साथ हम ये बात करेंगे कि नीति आयोग क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहली तो ये बात है कि केंद्र सरकार ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो मध्य प्रदेश कैडर में थे, इन्हें नियुक्त कर लिया है, जिनका नाम है अनुराग जैन। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश कैडर से थे। अभी जो है वर्तमान में ये क्या थे, तो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश सरकार में। याद रखिएगा इनको। तो नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति कैसे हुई है, तो एक कमेटी है, कमेटी का नाम है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो ये नियुक्त करने वाली सर्वोच्च समिति है, जिसके अगर हम कहें चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके सदस्य गृह मंत्री होते हैं। अब ये किसकी नियुक्ति करती है, तो वरिष्ठ पोस्ट होती हैं, जैसे कि आईएएस या फिर आईपीएस या फिर हम कहें सीईओ जैसी जो वरिष्ठ पोस्ट होती हैं, उनके लिए नियुक्ति के लिए समिति बिठाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं, सदस्य गृह मंत्री होते हैं। तो इसी के द्वारा स्वीकृति की गई और अपॉइंट कर लिया गया है अनुराग जैन को। अब इन्होंने किसकी जगह ली है, इससे पहले सीईओ कौन थे, तो थे बीवीआर सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, बीवीआर सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। ठीक है, अब इनका कार्यकाल खत्म हो चुका था फरवरी में ही। ठीक है, उसके बाद जो है नई नियुक्ति हुई है। तो पूरे 2 साल के लिए ये नियुक्ति करी गई है नीति आयोग में। ठीक है, अब यह नियुक्ति जो है नीति आयोग की भूमिका एवं कार्यों को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ आपको यहाँ देखनी है कि अनुराग जैन जो है वास्तव में निधि चिब्बर। ठीक है, अब निधि चिब्बर जो है वो जैसे ही अगर हम कहें बीवीआर सुब्रमण्यम ने उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, तो उसके बाद एक कार्यकारी सीईओ की तरह काम कर रही थी निधि चिब्बर, तो उनका स्थान लिया है। लेकिन याद रखिएगा, ऑफिशियली जो थे कौन थे, बीवीआर सुब्रमण्यम। चलिए बात करते हैं। तो अनुराग जैन के बारे में बात करते हैं, ये कौन है, तो जैसा कि हमने देखा मध्य प्रदेश कैडर के एक वरिष्ठतम आईएएस ऑफिसर हैं। कौन सी बैच के हैं, तो 1989 बैच के हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, मुख्य सचिव रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, अब स्थान लेने वाले सीईओ का। इसके अलावा पूर्व सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, किसके, डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट के, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी या सचिव रह चुके हैं। पीएम गति, इनके जो अगर मुख्य योगदान को हम देखें तो पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और औद्योगिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान इनका हमको देखने को मिलता है। याद रखेंगे। तो अब क्या होगा, अब नीति आयोग के सीईओ के रूप में नीति निर्माण एवं समन्वय को नई दिशा देने की जो है अपेक्षा इनसे की जा रही है। चलें, अब हम बात करेंगे कि जो नीति आयोग है ये क्या है। तो जैसा कि हमने देखा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्थापना कब हुई है नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई है 2015। याद रखेंगे, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है। अब इसने स्थान किसका लिया है, तो इसने स्थान लिया है प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई है, प्लानिंग कमीशन का इसने स्थान लिया है। अब आप ये सवाल जो आपके लिए है, आप बताएंगे कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कौन से ईयर में हुई थी। तो यहाँ देखें, तो ये भारत सरकार का एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। देखा जाए तो हमारे भारत सरकार की एक जो है सहकारी ये संस्था है, सलाहकारी संस्था है। क्या करती है ये, तो ये हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है, जो सरकार को नीति बनाने के लिए, नीति फॉर्मुलेट करने के लिए, विकास के लिए जो है ये सलाह देती है। ठीक है, फॉर्मूलाज बनाती हैं, नीतियों को फॉर्मुलेट करती हैं। अब इसका कुछ मुख्य उद्देश्य है, इसके बारे में जानना जरूरी है। क्या उद्देश्य है, एक तो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि सहकारी संघवाद। क्या होता है ये, अब ये जो होता है, मान लीजिए फेडरलिज्म का मतलब होता है, एक तो केंद्र सरकार होगी हमारी, एक होगी राज्य सरकार। दोनों ही जो हैं, दोनों के पास पावर हैं, दोनों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन अगर हम कहें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कब होगा, जब केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी नीतियां बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करे अपने अपने क्षेत्र में, वहां पर विकास करे। तो हम वहां कह रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है,
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो रहा है, दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों ही मिलकर नीतियाँ लागू कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य रिलेटेड हो, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ का विकास से जुड़ा हुआ हो, दोनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं सेंटर और स्टेट, तो हम उसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में जानते हैं। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल जो है वो क्या है, क्योंकि हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम नीति आयोग के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, तो इसका जो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है तो वो ये है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। क्यों कह रहे हैं हमें नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है? क्यों? क्योंकि जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो जितने भी स्टेट हैं हमारे यहाँ 28 स्टेट के सीएम उसके मेंबर होते हैं। इसका मतलब हम नीति आयोग जो बॉडी है जो सलाह दे रही है केंद्र सरकार को, उसमें एक तो केंद्र सरकार तो है ही, क्योंकि इसके जो चेयरमैन हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उसके सदस्य के रूप में सारे स्टेट के जो सीएम हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ के स्टेट को। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नीति आयोग के संदर्भ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। तो इसलिए बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कैसे नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इनकरेज करता है, कैसे इसको जो है ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट जो है इसका उद्देश्य है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या? प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये है कि बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आता है, बहुत सारे इंडेक्स जो है प्रोवाइड करवाता है, रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है सारे स्टेट को। इससे क्या होगा? इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी हमारे सारे स्टेट्स में, चाहे स्वास्थ्य के प्रति विकास की बात हो, एजुकेशन हो, कृषि हो, किसी भी संदर्भ में, किसी भी क्षेत्र में जो है अगर विकास हमें चाहिए है, चाहे निवेश का हो, चाहे बिजनेस का हो, स्टार्टअप्स का हो, तो इसके लिए एक स्वस्थ जो है प्रतिस्पर्धा चाहिए है, एक हेल्दी कंपटीशन चाहिए है जो हमारे सारे स्टेट में होना चाहिए। तो इसको एनकरेज कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? तो नीति आयोग कुछ इंडेक्स जारी करता है, जैसे हेल्थ इंडेक्स हो, ठीक है, हेल्थ इंडेक्स हो गया। इसके अलावा एसडीजी इंडेक्स, अगर आपको पता है तो नीति आयोग हर साल अपना एक इंडेक्स जारी करता है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे 17 गोल्स हैं, उसमें हर एक गोल की रैंकिंग देखता है कि कौन से जो एसडीजीज हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है या कैसा प्रदर्शन किया है हर एक स्टेट। तो इसे हम कहेंगे कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अगर नीति आयोग के संदर्भ में हम लोग देखें। ठीक है, अब बात होती है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की। हम बात कर रहे हैं उद्देश्यों की, किसकी? नीति आयोग के। एविडेंस बेस्ड मतलब कि ऐसा नहीं कुछ भी मान कर चल रहे हैं और कोई भी हमने पॉलिसी बना ली, हमेशा एविडेंस बेस्ड होती है, शोध होता है उसमें, रिसर्च होती है उसमें, वैज्ञानिक शोध होते हैं उसमें, पूरा का पूरा जो सर्वेक्षण किया जाता है उसके बाद ही कोई पॉलिसी को बनाया जाता है। मान लीजिए हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट में हो सकता है वहाँ पर जो है इकोनॉमिक स्तर तो अच्छा हो, लेकिन बाकी जो स्तर है, पढ़ाई का जो स्तर है वो अच्छा ना हो सकता है कि वहाँ की स्वच्छता, वहाँ का सैनिटेशन बिल्कुल अच्छा ना हो। तो उसके हिसाब से ही ये पूरे डेटा ड्रिवन जो है ऐसी पॉलिसी बनाता है नीति आयोग। तो याद रखना है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। उसके बाद आता है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब सतत विकास की बात हो रही है, और इंक्लूसिव मतलब सारे वर्गों को साथ लेकर उनके विकास की बात हो रही है, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे लेबर्स हो, चाहे अगर हम कहें दिव्यांग श्रेणी हो, कोई भी ऐसा वर्ग, उन्हें क्या करना है? हमको उनको साथ लेकर जो है उनका विकास करना है। तो कहता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? ऐसा समझिए जैसे कि कोई भी सोर्सेज हैं, कोई भी रिसोर्सेज हैं, या हमारी कोई भी हम कहें कोई आवश्यकताएं हैं जिनको हम आज पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन इस कॉस्ट पर पूरी कर पा रहे हैं कि आगे वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी हम कुछ जो है रिसोर्सेज बचा के रखें। तो विकास ऐसा होना चाहिए जो हमारी आज की ज़रूरत को भी पूरी कर दे और आगे वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए भी जो है कुछ रिसोर्सेज बचा के रखे। तो याद रखना है हमको सतत विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ये जो चार हैं ये भी बहुत मुख्य उद्देश्य हैं नीति आयोग के, ये याद रखेंगे। अब चेयरपर्सन हमने देखा, चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं
इंडिया के, वो उसके चेयरपर्सन होंगे। जैसे अभी कौन है, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन होंगे। ओके, चलिए अब कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग पढ़ लेते हैं। तो कंपोजिशन में हमने देखा चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं पीएम के द्वारा, ठीक है। और सीईओ हमने देखा ये भी जो है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो अभी हमने कमेटी देखी थी उसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो कौन है, अभी अनुराग जैन है। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, और फुल टाइम मेंबर्स में याद रखिएगा सीईओ भी आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी फुल टाइम मेंबर्स में आते हैं। और एक गवर्निंग काउंसिल होती है, इसमें क्या कौन कौन होते हैं, तो गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन पीएम होते हैं। और कौन कौन होते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यूटीज के, और इसके अलावा जो हमारी 28 स्टेट हैं उसके कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे इसके सदस्य। याद रखेंगे इस चीज़ को हमेशा। ओके, अब मेजर फंक्शन जैसा हमने आपको बताया, तो हमारे राष्ट्रीय विकास हेतु नीतियां बनाना और स्ट्रेटेजी तैयार करना, पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रेटेजी, इन दोनों चीज़ों पर नीति आयोग काम करता है। स्टेट सेंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन उसको मजबूत करता है। अभी हमने देखा था फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इनकी जो है सेंटर और स्टेट का समन्वय बनाकर चलता है और इसको मजबूत भी करता है कोऑपरेशन को। उसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम्स, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उसकी मॉनिटरिंग करता है, एवोल्यूशन करता है कि अगर देखा जाए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, जैसे मान लीजिए मातृ सुरक्षा से रिलेटेड या जो मातृत्व स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी स्कीम है, अगर वो कहीं भी इम्प्लीमेंट हुई है तो क्या उससे फ़ायदा हुआ है, वहाँ पर कितनी जो चीज़ें हैं वो सही हो पाई हैं, जो इससे जुड़ी हुई जो सुरक्षा, इससे जो हम बोलें चिकित्सा की जो फैसिलिटी है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच पाई है, कितने लोगों को इनका लाभ मिला है। तो ऐसी जो है ऐसी रैंकिंग भी तैयार कराता है, मॉनिटरिंग करता है, एवोल्यूशन भी करता है। उसके बाद इनोवेशन पर काम करता है। जिससे इसका एग्जाम्पल हम ले लें तो अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब हर स्कूल से बनाए गए हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी उससे आगे बढ़कर भी प्रयोग से या इनोवेशन कैसे किया जा सकता है और शोध करके कैसे चीज़ें की जा सकती है, तकनीकी मॉडल कैसे बनाए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये सब सिखाया जाता है। तो याद रखना इनोवेशन को भी बढ़ावा देता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो व्यवसाय जो है एंटरप्रेन्योरशिप उसको बढ़ावा देता है, एसडीजी को बढ़ावा देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे हमको पाना है, कैसे उस टारगेट को अचीव करना है, इसको भी बढ़ावा देता है। याद रखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स कौन जारी करता है, तो नीति आयोग ही करता है। अब राज्यों में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रोत्साहित करता है, जैसे हमने देखा था, मतलब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है ताकि सारे जो राज्य हैं एक हेल्दी कंपटीशन रखें और आगे बढ़ें, विकास करें। ओके, आगे देखें। तो अब कुछ मेजर इनिशिएटिव्स हमें नज़र आते हैं नीति आयोग के। जैसे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब हमारे भारत में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, सारी डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बात करता है ये कहता है कि हम जो हैं कुछ जैसे सबसे पहले उन्होंने ले लिया सबसे पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, उसमें फिर ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे, ऐसे चीज़ें लागू की जाएंगी, ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे जो है वो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट जो डेवलप है उनके बराबर पैरेलली चल सके। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट हैं या जो सबसे पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट हैं उनको लिया जाता है। फिर अटल इनोवेशन मिशन, तो इसमें इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको जो है ये वाली चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। उसके अलावा एसडीजी इंडेक्स हमने बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जो है इसके बारे में होता है ये। उसके बाद है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे जो है राज्यों को, ऐसे डिस्ट्रिक्ट को ये रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है और उनसे जुड़ी हुई पॉलिसी बनाता है। फिर है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये कौन से जो स्कूल्स हैं उसमें क्वालिटी गुणवत्ता का स्तर क्या है। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कैसा प्रदर्शन कर रहा है ये जांचता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, तो निर्यात या फिर आयात में भारत की क्या स्थिति है, हमारे राज्यों की क्या स्थिति है, निवेश में क्या स्थिति है, इसको ये दर्शाता है। उसके बाद है नेशनल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, हम बात कर लें चाइल्ड मॉर्टेलिटी की, हम बात कर लें MMR की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये दर्शाता है ये कौन से राज्य का, कौन से डिस्ट्रिक्ट का कैसा प्रदर्शन रहा है। यहाँ पे जितनी पॉलिसी लेकर आए हैं हम, चाहे चाइल्ड के लिए हो चाहे विमेन के लिए हो, उन पॉलिसी में क्या क्या और जो है ग्रोथ देखने को मिली है और क्या क्या और चेंजेस किए जा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे ये मेजर इनिशिएटिव है जो नीति आयोग करता है। आगे देखें, ये देख सकते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो किस किस चीज़ पे काम करता है ये, तो हेल्थ पे, एजुकेशन पे,
एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके अलावा कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वहाँ की सड़क की बात हो, वहाँ की पानी की व्यवस्था की बात हो, वहाँ पर हम कहें इंटरनेट की बात हो, या बेसिक जो है फैसिलिटी, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात हो। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, अब ये है अटल टिंकरिंग लैब, जो हमने आपको बताया एक प्रयोगशाला की तरह यूज़ होती है स्कूल्स में। SDG इंडेक्स, जैसे ये पॉवर्टी इंडेक्स है, तो यहाँ पर अगर हम देखें नेशनल मल्टी डायमेंशनल जो इंडेक्स है पॉवर्टी का, वहाँ पर कहाँ पर जो है क्या क्या रैंकिंग है, तो यहाँ बताया जा रहा है कितने लोग जो हैं गरीबी के अंतर्गत आते हैं। जैसे राजस्थान में 29.5, गुजरात में 18.6, आंध्र प्रदेश में 12.3, कर्नाटक में 13.2, तेलंगाना में 13.7, तमिलनाडु में 4.7, केरला में 0.7, मणिपुर में 17.8 और बिहार में देखा जाए तो 51.9। तो ये स्थिति है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है? तो ये सारी चीज़ें जो है नीति आयोग जो है ये इंडेक्स निकालता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड डेटा ओरिएंटेड जो है ये फॉर्मूला बनाता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं व्हाई इज नीति आयोग इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमें हमारे भारत देश को कैसा बनाना है, हमें हमारे भारत देश को डेवलप बनाना है, विकसित भारत बनाना है। कब तक? विकसित भारत @ 2047। ठीक है, इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये बनाता है कौन? नीति आयोग। एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करता है, राज्यों को नीति निर्माण में साझेदार बनाता है। जैसे हमने देखा अभी कि कॉपरेशन जो है समन्वय बिठाता है राज्य के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस और रिफॉर्म को बढ़ावा देता है। विकसित भारत 2047, SDGs, इनोवेशन, डिजिटल गवर्नेंस जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों में मुख्य भूमिका निभाता है। और CEO संस्था के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। ओके, आगे देखिए। अब बारी है आप आज के अभ्यास प्रश्न की। तो आज का अभ्यास प्रश्न ये कहता है, with reference to नीति आयोग consider the following statement. नीति आयोग replaced the planning commission in 2015. The prime minister is the chairperson of नीति आयोग. नीति आयोग allocates plan funds to states. The CEO of नीति आयोग is appointed by the central government. आप एक एक जो स्टेटमेंट है उसको ठीक से पढ़िए, उसके बाद आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसके जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एक और सवाल हमने पूछा था वीडियो के बीच में, उसका भी जवाब दीजिएगा। अब तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।